नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य या फिर कहें तो गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 110 प्रश्न लेकर आई हूँ। मुझे पता है 110 प्रश्न बहुत ज़्यादा है, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी होगी। बट ये जो 110 प्रश्न हैं ये पूरे गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। या कहें तो इस वीडियो में आपका गुप्त साम्राज्य बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। वह कौन सी वस्तु थी जो भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाती थी? चांदी थी, सोना था, घोड़े थे या मसाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मसाले। आंसर है 4। अगला प्रश्न है, गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राजाश्रय प्रदान किया? गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राज्य आश्रय प्रदान किया था? गुप्त को, वैष्णव को, जैन को या बौद्ध को? तो आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म को गुप्त राजाओं ने राजाश्रय प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन से पक्षी के चित्र उत्कीर्ण हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त दोनों के सिक्कों पर मोर के, कबूतर के, गरुड़ के या पाकथा के? तो आंसर हो जाएंगे गरुड़ के चित्र, या कह सकते हैं गरुड़ पक्षी के चित्र उत्कीर्ण है। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। गरुड़ कौन है? गरुड़ विष्णु का उपासक। अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो आप मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था। गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक कौन था? आर्यदेव था। आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ या दिंगनाथ या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी दार्शनिक गुप्त काल में थे। अगला प्रश्न है, कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग या स्वर्ण युग कहा गया है? भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग या फिर स्वर्ण युग किसे कहा गया है? मौर्य काल को, सातवाहन को, गुप्त काल को या गुप्तोत्तर काल को? तो आंसर हो जाएगा इसको गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? बाघ की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में या उक्त सभी में? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी में चित्रकला के अवशेष दिखाई देते हैं। आंसर है 4। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? कौन सा है? सारनाथ की मूर्ति है, एरन की मूर्ति है, अजंता की मूर्ति या फिर भुमरा की मूर्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ की जो मूर्ति है मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। सारनाथ में बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति है। सारनाथ में बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास की है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम या फिर रघुवंशी या फिर उक्त सभी? तो ये सभी जो रचनाएं हैं या पुस्तकें हैं कालिदास से संबंधित है या कालिदास की है। मालविका अग्निमित्रम क्या है? नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी नाटक है। रघुवंश एक महाकाव्य है। ओके, तो ये सभी रचनाएं किसकी है? कालिदास की है। तो आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुप्तकालीन विद्वान भास ने किस पुस्तक की रचना की? प्रसिद्ध गुप्तकालीन भास ने किस पुस्तक की रचना की है? स्वप्न वासवदत्ता, चारुदत्ता, अरुभंग या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी भास ने स्वप्न वासवदत्ता, चारुदत्ता, अरुभंग इन तीनों ही पुस्तकों की रचना की है। अगला प्रश्न है, विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें नीतिशास्त्र है, पंचतंत्र है, योगाचार है, कामसूत्र हैं? तो विष्णु शर्मा की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है पंचतंत्र। आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, कामसूत्र किस प्रसिद्ध विद्वान की रचना है? वात्स्यायन की है, असंग की है, शूद्रक की है, कामंदक की है? तो कामसूत्र जो रचना है उसका आंसर हो जाएगा किसकी है? कात्यायन की है। सॉरी, हाँ, वात्स्यायन की है, कात्यायन नहीं है, ये वात्स्यायन है। तो ये कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। वात्स्यायन की एक और बुक है न्यायभाष। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी न्यायभाष। अब आगे देखिए, असंग की पुस्तक का नाम है महायान सूत्रालंकार, शूद्रक की पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम और कामंदक की पुस्तक का नाम है नीतिसार। लेकिन इसका आंसर क्या है? वात्स्यायन। अगला प्रश्न है,
चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को हराया? रुद्र प्रथम को, रुद्र सिंह द्वितीय को, रुद्र सिंह तृतीय को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख से या स्तंभ लेख से। रुद्र सिंह तृतीय को विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था, इसकी जानकारी मेहरौली लौह स्तंभ से मिलती है। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? किले के निर्माण में, महल के निर्माण में, बांध के निर्माण में, या फिर विशाल जलयान के निर्माण में? तो आंसर हो जाएगा विशाल जलयान के निर्माण में भारत यूरोप से आगे था। कौन से काल में? गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी, मालवा थी, सौराष्ट्र थी, मेहरौली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैनी थी। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसकी दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। तो प्रथम कौन सी थी? प्रथम थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां का, या फिर दारा शिकोह का है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? उसका नाम बताना है जिसने भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। गौतम ने किया, बोधायन ने, भास्कर द्वितीय, या कणाद ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कणाद। 4 इसका आंसर है, कणाद ने। डाल्टन से पहले ही इसने परमाणु परिकल्पना को परिभाषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था रोमन साम्राज्य के साथ, मध्य एशिया के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, या फिर चीन के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ सर्वाधिक व्यापार संपर्क था। अगला प्रश्न है, भीतरी अभिलेख में विजय का विवरण है? स्कंदगुप्त की, समुद्रगुप्त की, रामगुप्त की, या चंद्रगुप्त द्वितीय की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीतरी अभिलेख में विजय का विवरण किसका है? तो स्कंदगुप्त का है। आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। 1 इसका आंसर है, स्कंदगुप्त का वर्णन मिलता है भीतरी अभिलेख में। और भीतरी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा गुप्त वंशी शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्तवंशी शासक है जिसने 100 युद्धों का विजेता उसे माना जाता है। और ये जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुणों के आक्रमण का उल्लेख है? अभिलेखों में से किस एक अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? मथुरा, भीतरी, जूनागढ़, या सांची? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि हुणों के आक्रमण का। भीतरी अभिलेख अभी मैंने ऊपर बताया तो कहाँ से मिला था? गाजीपुर, यूपी से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक है, एक तरफ विषय है। विशाख दत्त किससे संबंधित थे? नाटक से। वराहमिहिर किससे संबंधित थे? ज्योतिष थे वो। चरक एक चिकित्सक थे और भास्कराचार्य एक गणितज्ञ थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BCAD। यहाँ पर है नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा BCAD। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य था? गुप्त काल में भाग कर से क्या तात्पर्य था? भूमि कर, बिक्री कर, बंजर भूमि, या खदानों पर कर? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में भाग कर से जो तात्पर्य था वो था भूमि कर से। आंसर है 1। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? हेंगसांग ने, फाहियान ने, फनिये ने, या फिर इत्सिंग ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाहियान इसका आंसर है। 2, गुप्त काल के समय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। उसकी पुस्तक का नाम है फोक्यू की। उसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन अपनी पुस्तक फोक्यू की में किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये किसने पता लगाया? प्रद्युम्न ने, वराहमिहिर ने, आर्यभट्ट ने, या फिर विजयनंदन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने पता लगाया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी गोल है। इनकी पुस्तकों का नाम था आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। इसका आंसर क्या है? 3, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है,
हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पहला मंदिर किसके काल का है? हिंदू देवताओं को समर्पित सबसे पहला मंदिर कुषाण शासन काल का है, शुंग शासन काल का है, गुप्त शासन काल का है, फिर या शक क्षत्रप काल का है? तो आंसर हो जाएगा गुप्त शासन काल का भारत का हिंदू देवताओं को समर्पित सबसे पहला मंदिर है। आंसर है 3 गुप्त शासन काल। आर्यभट्ट ने रचना की। आर्यभट्ट ने किसकी रचना की? रोमक सिद्धांत, बृहद संहिता, देवी चंद्रगुप्त या 10 गीतिका? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 10 गीतिका की रचना आर्यभट्ट ने की है। अगला प्रश्न है मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? विक्रम से थी, शक से थी, गुप्त से या कली से? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुप्त संवत से मालव काल का जो गणना है वो भिन्न थी, अभिन्न थी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? गुप्त। अगला प्रश्न है अगर प्रश्न आता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था, तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालव संवत का नाम बदलकर गुप्त यानी कि विक्रम संवत चलाया था। अगला प्रश्न है इसका आंसर गुप्त था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिषाचार्य भीनमाल से संबंधित था? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर? कौन सा ज्योतिषाचार्य भीनमाल से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। 4 इसका आंसर है। लेकिन ये निवासी कहाँ का था? तो ये निवासी उज्जैनी का था। कौन? वराहमिहिर। लेकिन इसका भीनमाल से भी संबंध था। अगला प्रश्न है अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? बाग में, भीतरगांव, एलोर या कोई नहीं? अजंता के अलावा समकालीन चित्रकला कहाँ है? कहाँ पर है? बाग। और बाग कहाँ पर है? धार जिला एमपी में। अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला बाघ गुफाओं में भी सम्मिलित है या कह सकते हैं मिलती है, जो कि कहाँ पर है? धार जिला एमपी में। अगला प्रश्न है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का है या किस प्रकार का है? तो काल तो पता है गुप्त काल का है, लेकिन किस प्रकार का है? शैली पूछना चाहता है द्विकीट प्रकार का, त्रिकूट प्रकार का, एकायतन प्रकार का या पंचायतन प्रकार का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो पंचायतन प्रकार का है। कहाँ पर है? यूपी के ललितपुर जिले में देवगढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर क्या है? 4 पंचायतन प्रकार का। अगला प्रश्न है आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों से निर्मित है? एरण, ग्यारसपुर, भीतरगांव या फिर नाचना कुठारा का मंदिर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीतरगांव का जो मंदिर है वो ईंटों से निर्मित है। भीतरगांव कहाँ पर है? तो भीतरगांव यूपी के कानपुर में स्थित है। ये एक शिव मंदिर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? बाघ गुफाएं, श्रीलंका के सिगरिया शैलकृत मंदिर, महाबलीपुरम गुफा मंदिर या फिर सितना वसल मंदिर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम जो गुफा मंदिर है वो गुप्त काल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न बनता है कि अगर ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है तो कौन से काल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पल्लव वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है गुप्त काल में निम्न में से कौन सा आदर्श भूमिकर था? 1/4, 1/5, 1/6 या 1/8? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त पर लागू होता है? गीति काव्य, राजनीतिक नाटक, वैज्ञानिक कथा साहित्य या फिर मिथ की वर्णन? तो निम्नलिखित में से विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त पर लागू होता है राजनीतिक नाटक। आंसर हो जाएगा इसका 2। अगला प्रश्न देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सेठी क्या है? सेठी है श्रेणी का प्रमुख। सी। श्रेणी क्या है? श्रेणी। निष्क क्या है? एक स्वर्ण मुद्रा है। और कांस्य क्या है? कांस्य तथा ताम्र मुद्रा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CDAB। तो CDAB यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा CDAB। अगला प्रश्न देखिए उस मौद्रिक साक्ष्य का उल्लेख करें जो समुद्रगुप्त के मूल्यांकन हेतु अति महत्व का है। मौद्रिक साक्ष्य का उल्लेख करना है जो कि समुद्रगुप्त के मूल्यांकन हेतु अति महत्व का है। रजत सिक्के, अश्वमेध प्रकार का सिक्का, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का या सिक्कों की बयाना निधि? इसका आंसर हो जाएगा अश्वमेध प्रकार का सिक्का। आंसर इसका 2 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? समुद्रगुप्त के लिए। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित कांची का शासक था। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, महेंद्र था, स्वामी दत्त था या कुबेर था? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। कहाँ का शासक था? कांची का जो
समुद्रगुप्त से पराजित हो चुका था। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या फिर उक्त कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित थी। कौन? अजंता की चित्रकला। आंसर है एक, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं या चित्रकला है वो एक भित्ति चित्रकला है। ओके, तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, निम्न अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? मथुरा स्तंभ लेख, गुप्त संवत 61, उदयगिरी गुहा लेख, सांची का लेख या फिर एहल लेख? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास का नाम किस में मिलता है? तो कालिदास का नाम मिलता है एहल लोक में मिलता है, एहल लेख में। जैन कवि रवि कीर्ति इसका लेखक है। किसका? एहल लोक का, एहोल लेख का जो कवि है वो जैन कवि है, नाम है उसका रवि कीर्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास का नाम एहोल लेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था? हुणों को, यवनों को, शकों को, पल्लवों को? तो इसका आंसर हो जाएगा हुणों को उसने पराजित किया था। 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं स्थित है गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में? तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर यहाँ पर है। कहाँ पर? एलोरा की गुफाओं में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक को संगीत से विशेष प्रेम था? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, स्कंदगुप्त को? तो संगीत से प्रेम किससे था? समुद्रगुप्त को। इसका पता किससे चलता है? तो समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं हैं उस पर उसके वीणा बजाते हुए बताया गया। तो आंसर हो जाए इसका 2, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, हुणों का उल्लेख में हुआ है। हुणों का उल्लेख इसमें हुआ है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, चंद्र के महरौली स्तंभ लेख में, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में या फिर स्कंदगुप्त के भित्री स्तंभ अभिलेख में? तो इसका आंसर हो जाएगा हुणों का जो उल्लेख है वो मिलता है स्कंदगुप्त के भित्री स्तंभ अभिलेख में। आंसर है इसका डी, स्कंदगुप्त के भित्री अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को घोषित किया था? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, बरामीर ने या फिर पृथुयशस ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के सिद्धांत से पहले ही बता दिया था गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में। तो आंसर इसका 2। अगला प्रश्न है, 3री शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ? पश्चिमी भाग में नागशक्ति, दक्कन में वाकाटक, पूर्वी भारत में गुप्त वंश, उपरोक्त तीनों का? तो इसका आंसर हो जाएगा 3री शताब्दी में भारत में तीनों राजवंशों का उदय हुआ था, उपरोक्त इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना गया है? श्रीगुप्त को, घटोत्कच को, चंद्रगुप्त प्रथम को या समुद्रगुप्त को? तो आदि पुरुष माना जाता है श्रीगुप्त को, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त और फिर समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या है? 1, श्रीगुप्त को आदि पुरुष माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने कौन सा नया संवत चलाया था? शक संवत चलाया था, विक्रम संवत, गुप्त संवत या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसने गुप्त संवत चलाया था। आंसर इसका 3, गुप्त संवत। कब चलाया था? 319 से 320 ईस्वी में। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम ने नया संवत चलाया था गुप्त संवत, 319 से लेकर 320 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध किसने स्थापित किया? श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या द्वितीय ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। आंसर इसका 3। लिच्छवी कहाँ पड़ता था? वैशाली, बिहार में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय बना, समुद्रगुप्त बना, कुमारगुप्त बना या फिर स्कंदगुप्त बना? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? समुद्रगुप्त बनेगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका 2। कब से कब तक? 335 से लेकर 375 तक ये शासन करता है समुद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा इसका 2, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत है? मंदसौर प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, उपरोक्त सभी? समुद्रगुप्त की पूछा है तो आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। आंसर इसका 2, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे हरिसेन, समुद्रगुप्त, वसुबंधु, वत्स भट्टी? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त का राजकवि या विदेश मंत्री। प्रयाग प्रशस्ति की लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत है और ये चंपू शैली में लिखी गई है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया? जॉन मार्शल, मार्टी मर हिलर, विंसेंट स्मिथ या अर्नेस्ट मैके? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय नेपोलियन किसने कहा है किसे? समुद्रगुप्त को। तो आंसर इसका विंसेंट स्मिथ ने कहा था। आंसर है 3। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की? गरुण प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता, वीणा वादन या सभी प्रकार की? तो आंसर हो जाएगा इसने सभी प्रकार की मुद्राएं जारी की थी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी प्रकार की। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस अन्य नाम से जाना जाता है? देवगुप्त, देवराज, देवश्री या उपरोक्त सभी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय सभी नाम से जाना जाता है, देवराज से, देवगुप्त से, देवश्री से। इसके अलावा रुद्र सिंह तृतीय को हराकर उसने 2 उपाधियां धारण की थी, शकारी और विक्रमादित्य। लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? विक्रमांक थी, विक्रमादित्य थी, परम भागवत थी या उपरोक्त सभी थी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये उपाधियां भी चंद्रगुप्त द्वितीय की है, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि 4 हो चुकी है, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत और शकारी। और अन्य यानी कि उपनाम है उसके देवगुप्त, देवराज और देवश्री। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख कर उसके किस लेख में मिलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का पूछा है, उसकी विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? प्रयाग स्तंभ लेख में, उदयगिरी गुहा लेख में, भीतरी स्तंभ लेख में, विल्सड अभिलेख में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयगिरी गुहा लेख में उसकी जानकारी मिलती है। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों की जानकारी मिलती है। गुहा लेख जो है उदयगिरी, उसके 2 लेख हैं। ओके। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन सी 2 राजधानी बनाई? प्रयाग व कौशाम्बी, नालंदा व मंदसौर, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तिगवा व ग्वालियर? तो चंद्रगुप्त ने 2 राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। आंसर हो जाएगा 3। चंद्रगुप्त कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा गया है कि उसने 2 राजधानी कौन सी बनाई थी? तो उसने 2 राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। पाटलिपुत्र प्रथम थी, उज्जैनी दूसरी थी। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कौन से धर्म का चरमोत्कर्ष काल था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, ब्राह्मण धर्म का या उपरोक्त सभी का? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण धर्म का। 3 इसका आंसर है ब्राह्मण धर्म का। ये वैष्णव धर्म को मानता था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वैष्णव धर्म को मानता था। अगला प्रश्न है, महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? चंद्रगुप्त प्रथम के, समुद्रगुप्त के, द्वितीय के या फिर कुमारगुप्त के? वसुबंधु को संरक्षण प्राप्त था किसके इसमें? समुद्रगुप्त के इसमें। आंसर हो जाएगा इसका 2, समुद्रगुप्त के इसमें संरक्षण प्राप्त था। इसकी रचना है अभिधर्म कोश कारिका। किसकी? वसुबंधु की रचना का नाम है अभिधर्म कोश कारिका। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रण्य था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से सबसे अग्रगण्य कौन था? कालिदास था, वराहमिहिर था, धन्वंतरि था या शपनक था? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 कालिदास, और भारत का शेक्सपियर भी किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहलाता था। सुनिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई? कुमारगुप्त के समय हुई। उस समय यानी कुमारगुप्त के समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहलाता था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट ने सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या पुष्यगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। यानी कि स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट सांग के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न है, गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी, कमजोर आर्थिक स्थिति, हुणों का आक्रमण या उक्त 1 और 3 दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उक्त 1 और 3 दोनों इसका आंसर है। यानी प्रमुख कारण थे अयोग्य उत्तराधिकारी और हुणों का आक्रमण। कमजोर आर्थिक स्थिति इसका कारण क्यों नहीं है? क्योंकि गुप्त काल की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए 2 इसका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा 4,
कि अयोग्य उत्तराधिकारी और हुणों का आक्रमण गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में हुणों का प्रथम शासक कौन था? तोरमान था, मिहिरकुल था, तुषास्प था या फिर उक्त कोई नहीं था? तो हुणों का प्रथम शासक था तोरमान, एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। गुप्त काल का सर्वप्रमुख उद्योग क्या था? लोह निर्माण, कपड़ा निर्माण, तेल व्यापार या हाथीदांत? तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा निर्माण, 2। अगला प्रश्न है, सोने के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? कोड़िया, शतमान, दिनार या कृष्णन? तो इसका आंसर हो जाएगा सोने के जो सिक्के थे गुप्त काल में उन्हें दिनार कहा जाता था। आंसर इसका 3। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि अगर सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे तो चांदी के सिक्कों को क्या कहेंगे? तो चांदी के सिक्कों को उस समय रूपक कहा जाता था। किस समय? गुप्त काल के समय। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ कृति दे रखी है, दूसरी तरफ उसके रचयिता दे रखे हैं। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम हो जाएगी शूद्रक की रचना है। ऋतु संहार किसकी रचना है? ऋतु संहार कालिदास की रचना है। किराता अर्जुन किसकी रचना है? भारवी की। और शिशुपाल वध माघ की है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ए डी सी। आंसर 1 हो जाएगा इसका BADC। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम या कादम्बरी? ऋतुसंहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, लेकिन कादम्बरी कालिदास की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? ये बाणभट्ट की रचना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, महरौली की लौह स्तंभ में शासक का नाम है? अशोक है, बिंबिसार, चंद्र है या हर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्र। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त पुत्र था, यानी समुद्रगुप्त किसका पुत्र था वो पूछना चाहता है। चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का या फिर अशोक का? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी का पुत्र था। अगला प्रश्न है, राजग्रहण मोक्षानुग्रह, पराजित राजाओं के उनके राज्य लौटा देना। इसका अर्थ है राजग्रहण मोक्षानुग्रह, अर्थ हुआ इसका पराजित राजाओं को उनके राज्य लौटा देना की नीति अपनाई थी। यानी किसने यह नीति अपनाई थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने? तो ये नीति अपनाने वाला था समुद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा इसका 3 समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भीतरी अभिलेख में विजय का विवरण है। भीतरी अभिलेख में किसकी विजय का विवरण है? स्कंदगुप्त की, समुद्रगुप्त की, रामगुप्त की या चंद्रगुप्त प्रथम की? तो इसका आंसर हो जाएगा भीतरी अभिलेख में उल्लेख मिलता है किसका? रामगुप्त का, सॉरी स्कंदगुप्त का। एक आंसर हो जाएगा इसका स्कंदगुप्त का। समुद्रगुप्त ने राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किसके लिए अपनाई थी? तो अपनाई थी दक्षिणापथ के राज्यों के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार के लेखक हैं। काव्य अलंकार के लेखक वामन है, कालिदास है, अमर सिंह है या सुबंधु है? तो इसका आंसर हो जाएगा वामन काव्य अलंकार के लेखक है। अगला प्रश्न है, हरिसेन ने रचना की थी जूनागढ़ अभिलेख की, मंदसौर अभिलेख की, प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद अभिलेख की या फिर गढ़वा अभिलेख की? तो हरिसेन ने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद अभिलेख की रचना की थी। किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। ये समुद्रगुप्त का राजकवि था, विदेश मंत्री था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कालिदास, भारवी और भास, इनमें से कौन गुप्त काल से संबंधित था? केवल एक, A और B और C और ABC? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही गुप्त काल से संबंधित है। आंसर इसका 4A, B व C। अगला प्रश्न है, मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रही हूँ, लेकिन फास्ट चलने का कारण है कि आपके 110 जो प्रश्न आपके सामने आए, ओके, और उस समय कम लगे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर था, व्यापारियों से प्राप्त कर था, आयात निर्यात कर था, अन्य राज्यों पर विजय से प्राप्त आय था? गुप्त काल में राज्य की आमदनी का जो मुख्य स्रोत था वो था भूमि कर। आंसर हो जाएगा इसका 1 भूमि कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है देखिए। गुप्त काल से पहले निर्मित स्वतंत्र भवन वाले हिंदू मंदिरों के कोई पुरावशेष नहीं मिले हैं। सभी एलोरा गुफाएं हिंदू देवी देवताओं से संबंधित हैं। तंजौर का विशाल शिव मंदिर महान राजा द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है A, B और C। ये पूछ रहा है कि कौन से सही है, कौन से सही है? A व C, ABC, A, B, केवल C? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A व C 2, यानी कि A व C सही है। A व C इसका आंसर हो जाएगा 1।
बी सही क्यों नहीं है? क्योंकि बी जो है एलोरा की गुफाएं सिर्फ हिंदू देवी देवता से संबंधित नहीं थी। एलोरा की गुफाएं जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म से संबंधित थी। यानी वो 3 धर्मों से संबंधित थी, जैन, शैव, बौद्ध। इससे आंसर हो जाएगा इसका ए व सी। अगला प्रश्न है, फाहियान ने निम्न के शासनकाल में भारत पर भ्रमण किया। पूछना यह चाहता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था। 12 वर्षों तक ये भारत में रहा था। इसकी बुक का नाम क्या है? फोक्यू की। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दक्षिण के राज्यों पर कैसा आधिपत्य था? समुद्रगुप्त का दक्षिण के राज्यों पर कैसा आधिपत्य था? इन्हें गुप्त साम्राज्य मिला लिया गया। ये राज्यों ने सम्मान देते थे। इन राज्यों पर उसका कोई अधिकार नहीं था। ये राज्यों से नियमित कर देते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का दक्षिण के राज्यों पर आधिपत्य था कि ये राज्यों से नियमित कर देते थे, कर यानी टैक्स देते थे। आंसर हो जाएगा 4। फाहियान की यात्रा का विवरण नाम है, यानी फाहियान की यात्रा विवरण का नाम है सी यू की, एन क्यू, फोक्यू की, फाचियन। तो इसका आंसर हो जाएगा फोक्यू की। 3 इसका आंसर है। सी यू की किसकी है? हैंगसांग की है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 फोक्यू की। अगला प्रश्न देखिए, नालंदा में न सिर्फ भारत के विभिन्न स्थानों से ही छात्र आते थे अपितु से भी छात्र आते थे। यानी कि नालंदा में भारत के अलावा कहाँ से छात्र आते थे? तिब्बत, चीन से, अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत व चीन से भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्र आते थे। तो आंसर हो जाएगा 1 तिब्बत व चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कनिष्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं 2। भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ। गुप्त वंश के शासक कृष्ण के भक्त थे। कथन ए और कारण दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन ए और कारण दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ। ये बात सही है, लेकिन गुप्त वंश के शासक कृष्ण के भक्त थे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए और कारण आर दोनों सही है। अगर भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ, ये सही है, और कारण आर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया था, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? हेनसाय आया था, फाहियान आया था, मेगस्थनीज आया था या मार्को पोलो आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय आया था और शिक्षा भी प्राप्त की थी। किसने? हैंगसांग ने। 1 इसका आंसर हो जाएगा। हैंगसांग भारत किसके समय आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय भारत आता है। इसकी बुक का नाम क्या है? इसकी बुक का नाम है सी यू की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट रहने वाला था कहाँ का? जांगल प्रदेश का, जांगल देश का, कुसुमपुर पटना का, गोड़ का, उच्च का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट रहने वाला था कुसुमपुर पटना का। कहाँ का था? कुसुमपुर पटना का। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? पतंजलि, पाणिनि, माघ, विशाखदत्त। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की अष्टाध्यायी है, यानी आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, भारत में हुणों की सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तोरमाण, मिहिरकुल, साल या दंती दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा तोरमाण, क्योंकि तोरमाण ही भारत में सबसे पहला हुण शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? मृच्छकटिकम, मालविका अग्निमित्रम, रत्नावली या कपूर मंजरी। तो इसका आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। 1 इसका आंसर है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना? शूद्रक की है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की, रत्नावली हर्षवर्धन की है, और कपूर मंजरी राजशेखर की है। लेकिन इसका आंसर क्या है? 1 मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह है? गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह क्या है? शिक्षा में कमी, संपत्ति के अधिकार का अभाव, पर्दा प्रथा, सार्वजनिक जीवन का अभाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति के अधिकार का अभाव गुप्त काल में देखने को मिला है। तो आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, गुप्त युग का लोकप्रिय खेल जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर भाग लेते थे वह था शतरंज, गायन, नृत्य, रथ दौड़ या आखेट।
तो इसका आंसर हो जाएगा गायन एवं नृत्य में स्त्री और पुरुष मिलकर भाग लेते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक मंडी थी, विदिशा थी, पुरुषपुत्र थी, अहिछत्र थी या पैठन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पैठन, 4 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? 78 वर्ष का है, 242 वर्ष का है, 320 वर्ष का है या 377 वर्ष का है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ में ये भी बताना कि शक संवत कब शुरू हुआ था और गुप्त संवत कब शुरू हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अंतर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यह आपके लिए आप SW है, यानी कि होमवर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विधा के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध है? किस विधा के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध है? गणित में, चिकित्सा में, काव्य में या दर्शन में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गणित में। एक इसका आंसर है गणित में। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण की जानकारी दी थी। अगला प्रश्न है, फायन के अनुसार विनिमय का सामान्य माध्यम क्या था? निष्क था, कोड़िया थी, काकनी थी, काशार्पण था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कोड़िया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? औपरिक महाराज से, कुमारामात्य से, विषयपति थे, राज स्थानीय से? तो इसका आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में प्रांतपति औपरिक महाराज के नाम से जाने जाते थे। कुमारामात्य क्या होता था? कुमारामात्य प्रशासनिक अधिकारी होता था। विषयपति विषय का शासक होता था। विषय क्या होता था? देश जो गुप्त काल में था देश भुक्ति में बटा हुआ था। भुक्ति से जो छोटी इकाई होती थी उसे विषय कहते थे और जो विषय का शासक होता था उसे विषयपति कहते थे। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतपति औपरिक महाराज को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में से किसे मिहिरकुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है? स्कंदगुप्त को, यशोधर्मा को, कुमारगुप्त प्रथम को या ईशान वर्मा को? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यशोवर्मा को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? उस शासक का नाम बताना है जिसने परम भागवत की उपाधि सबसे पहले धारण की। समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, रामगुप्त ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा था? बृजकटिकम, नागानंद, रत्नावली, विद्यशाल मंजिका? ये भंजिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा शूद्रक की रचना बृजकटिकम। एक इसका आंसर है। नागानंद, रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की है। तो फिर विद्यशाल मंजिका किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर की ये रचना है। राजशेखर की विद्यशाल मंजिका भी है और राजशेखर की कपूर मंजरी भी है, जो ऊपर आया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गुप्त राजाओं में से कौन देवगुप्त नाम से भी जाना जाता था? तो गुप्त राजाओं में चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या बुद्धगुप्त? तो देवगुप्त के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। इसके अलावा उसे देवश्री के नाम से भी जाना जाता था और देवराज के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, सामाजिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की? काश ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने या स्कंदगुप्त ने? सर्वप्रथम रजत मुद्राएं जो जारी करने वाला था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस प्रकार का विवाह समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया? उनका हिंसक उन्मूलन, बंदी बनाकर मुक्त कर देना, उनकी स्थायी परतंत्रता, उनके संपूर्ण विस्थापन के पश्चात उनके राज्य का अधिग्रहण कर लेना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंदी बनाकर मुक्त कर देना दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। बंदी बनाकर मुक्त कर देना इसे कहा गया है ग्रहण मोक्षानुग्रह। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 बंदी बनाकर मुक्त कर देना। अगला प्रश्न है, एरन लेक किसके शासन से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के, समुद्रगुप्त के, अशोक के? तो एरन जो अभिलेख है या लेख है वो किससे संबंधित है? वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 3 समुद्रगुप्त। एरन लेक कहाँ पर मिला था? तो MP में। अगला प्रश्न है, अंगकोर वाट क्या है? एक मंदिर है, एक दुर्ग है, एक प्रसाद है, एक व्यापारिक केंद्र है? तो अंगकोर वाट एक मंदिर है और किसका मंदिर है? एक शिव मंदिर। अंगकोर वाट एक मंदिर है, किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर है। कहाँ पर? कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है? मौर्य स्थापत्य का, गुप्त स्थापत्य का, पल्लव स्थापत्य का या फिर कुषाण स्थापत्य का? तो देवगढ़ का मंदिर जो है किसका? गुप्त स्थापत्य का प्रतीक है। आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला किसके साथ तुलनीय है?
यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है किससे उसकी तुलना कर सकते हैं? राजगृह से, नालंदा से, बोधगया से, कांची से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, नालंदा विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का सही कालानुक्रम क्या है? यानी पहले कौन था, बाद में, यानी कि कालानुक्रम बताना है। मेहरौली स्तंभ अभिलेख, अफसद अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या एहोल अभिलेख। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले कौन सा था? पहले हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ लेख, फिर है मेहरौली, फिर है एहोल और फिर बाद में है अफसद। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? CADB। CADB कहाँ पर है? 4 में है, CADB इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के किस धातु के थे? स्वर्ण के थे, रजत के थे, कांसा के थे या तांबा के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश जो सिक्के थे वो स्वर्ण थे। और स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए थे, जारी किए गए थे, लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा किए थे समुद्रगुप्त ने। किसने किए थे? समुद्रगुप्त ने। तो ये टोटल 110 प्रश्न है, 110 से कम भी नहीं है, एक ज़्यादा हो सकता है। तो आप इन्हें करिए, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। और अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। धन्यवाद।